नमस्कार सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। आज अपन बात करने वाले हैं अपना जो टूल एंड टेक्निक वाला जो पोर्शन है, पीजी वाला खास तौर से अपन कह सकते हैं जो पोर्शन था उनके अपन डेली जो MCQ सीरीज है वो अपन स्टार्ट कर रखे थे। उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए जो क्वेश्चंस हैं, खास तौर से आज के जो क्वेश्चंस रहेंगी वो कौन से टॉपिक पे रहेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर बेस्ड रहेंगे कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक बायोलॉजिकल टेक्निक है और वो कहाँ कहाँ काम आती है, उनसे कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्योंकि अपन ने दो पार्ट जो बनाए हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, उसमें सभी के अंदर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में पहले भी हालांकि अपन डिस्कस कर चुके हैं। अभी उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए अपन डिस्कस करेंगे। देखो, व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो मुख्य सिद्धांत है वो क्या है, किस बेस पे काम करती है, क्या करती है, उनके बारे में पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया है सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन देयर चार्ज, चार्ज के आधार पे मॉलिक्यूल को अलग करना। सेपरेट ऑफ मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन देयर साइज, साइज के आधार पे अलग करना। सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन देयर डेंसिटी के आधार पर, घनत्व के आधार पे। सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन देयर कलर, कलर के आधार पे। तो ये ऑप्शन तो यहाँ निकल जाते हैं, कलर के आधार पे भी नहीं होता है और घनत्व के आधार पे भी नहीं होता। इसमें दो चीज़ें जो कॉमन है वो है कि एक तो चार्ज के आधार पे होता है और एक साइज के आधार पे होता है। अब दोनों ऑप्शन अगर आपको एक साथ में कभी मिले तो मुख्य जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आप परफॉर्म करते हो तो कौन सा बेस रहेगा इसका, कि एक साइड में नेगेटिव चार्ज होता है और एक साइड में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। सभी डीएनए के मॉलिक्यूल के ऊपर या आरएनए के मॉलिक्यूल के ऊपर पहले से कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इसलिए डीएनए हमेशा किस साइड में मूव करेंगे, अपने विपरीत चार्ज की ओर, मतलब पॉजिटिव चार्ज की ओर मूवमेंट करेंगे। ये तो सभी के लिए कॉमन हो गया। अब कौन सा पहले मूवमेंट करेगा, जिसकी साइज छोटी होती है वो पहले मूवमेंट करेगा, बड़े जो होते हैं वो सबसे लास्ट में मूवमेंट करते हैं। इसका मतलब मुख्य जो इनका उद्देश्य है वो साइज के आधार पे रखा जाता है। क्योंकि अपन चाहते क्या है, अपन चार्ज के बेस पे सेपरेट थोड़ी करना चाह रहे हैं, अपन तो साइज के बेस पे सेपरेट करना चाह रहे हैं। तो ये सिद्धांत, ये जो टेक्निक है वो मॉलिक्यूल को उनकी साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट करने में मुख्य भूमिका निभाती है। तो यहाँ पर इसका मुख्य जो आंसर आएगा वो आएगा साइज के आधार पर। ठीक है, अगर दोनों साथ में आए तब दोनों आएंगे फिर, लेकिन अगर दोनों अगर अलग अलग पूछा जाए तो चार्ज ही बेस्ट माना जाएगा। ठीक है ना, तो ये है। थोड़ा सा इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो भी देख लेते हैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के अंदर। इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मॉलिक्यूल्स सच डीएनए और आरएनए और प्रोटीन्स आर सेपरेटेड बेस्ड ऑन देयर साइज, साइज के आधार पे इन तीनों बायोमोलिक्यूल को सेपरेट किया जाता है। दे मूव थ्रू द जेल मैट्रिक्स, जेल के मैट्रिक्स से क्या करते हैं, गति करते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, कब करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की उपस्थिति के अंदर, जब आप इलेक्ट्रिक करंट दोगे तब ये मूवमेंट करते हैं। स्मॉलर मॉलिक्यूल जो होते हैं, मतलब छोटी साइज के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो फास्ट मूवमेंट करते हैं यहाँ पर, जबकि बड़े जो मॉलिक्यूल होंगे वो थोड़े स्लो मूवमेंट करते हैं। तो बड़े जो मॉलिक्यूल होंगे वो ऊपर रह जाएंगे और छोटे मॉलिक्यूल है वो फास्ट गति कर लेंगे। तो इस आधार पे, किसके आधार पे होते हैं, सेपरेट, साइज के आधार पे सेपरेट होते हैं। अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड द मीडियम इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर कौन से मीडियम या कौन सी जेल जो है वो भरी जाती है। मैंने आपको कल भी बताया था ये मेथड कि इसमें जो जेल भरते हैं जब अपन इसमें, तो जेल मुख्य रूप से दो प्रकार की जो जेल होती है इसके अंदर भरी जाती है। जैसे एक तो होती है एग्रोज, एग्रोज जेल, ये मुख्य जेल है। और एक होती है पॉली एक्रिल एमाइड जेल, एक ये जेल होती है। तो कितनी जेल होगी, दो प्रकार की जेल। अगर आपको कोई बड़े मॉलिक्यूल सेपरेट करने हो, बड़े मॉलिक्यूल आइसोलेट करने हो आपको साइज के अनुसार, तो एग्रोज जेल, बड़े कणों या खंडों को
अलग करने के लिए, जैसे डीएनए या आरएनए। इसके लिए कौन से यूज में आती है? एग्रोज जेल आती है। दूसरी चीज अपन देखेंगे कि पॉलीएक्रिल एमाइड जो है वो कब काम आती है। तो यहां पर आप देखोगे ये कब काम आती है, जब किसी सैंपल की बायोमोलिक्यूल की साइज कैसी हो? स्मॉल साइज हो, स्मॉल साइज हो। तो यहां पर प्रोटीन, खास तौर से प्रोटीन को अलग करने के लिए पॉलीएक्रिल एमाइड जेल है वो उसको यूज में लिया जाता है। और अपन कह सकते हैं स्मॉल, अगर फ्रेगमेंट छोटे हो, कम केबी की हो, तो आरएनए और डीएनए को भी सेपरेट किया जा सकता है। लेकिन मुख्य रूप से ये प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए यूज में ली जाती है। अब इसमें कहोगे कि प्रोटीन में तो चार्ज जो है वो अलग अलग होगा। चार्ज कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। कुछ एमिनो एसिड न्यूट्रल होते हैं, कुछ एमिनो एसिड पे माइनस चार्ज होते हैं और कुछ एमिनो एसिड के पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इन सभी को चार्ज के बेस पे कैसे सेपरेट कर पाओगे आप? इसलिए सबसे पहले जो प्रोटीन होती है उसको किसके साथ में ट्रीट किया जाता है? SDS, सोडियम डाई सल्फेट। सोडियम डाई सल्फेट, सोडियम डोडेसाइल सल्फेट है, सोडियम डोडेसाइल, सोडियम डोडेसाइल सल्फेट। इससे अपन क्या करते हैं? इसको ट्रीट करते हैं प्रोटीन को। सपोज ये प्रोटीन है, इस प्रोटीन के ऊपर चार्ज किस प्रकार का है? कहीं पर नेगेटिव है, कहीं पर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इस प्रकार से चार्ज है। अब आप क्या करोगे? इसमें SDS मिला दोगे। SDS मिलाओगे तो ये क्या करते हैं? पूरी प्रोटीन के चारों ओर मॉलिक्यूल जाकर बाइंड हो जाएंगे और पूरी प्रोटीन के ऊपर कैसा चार्ज दे देंगे? केवल नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव हो, सब कुछ छुपा देंगे ये। अब पूरी प्रोटीन कैसी हो गई? नेगेटिव हो गई। इसका मतलब ये किसी प्रोटीन को कौन सा चार्ज देते हैं? तो आप कहोगे नेगेटिव चार्ज है वो प्रदान करते हैं। ये क्वेश्चन 2016 वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें एग्जाम पूछा गया था कि SDS किसी प्रोटीन को कौन सा चार्ज देता है? तो ये कौन सा चार्ज देता है? नेगेटिव चार्ज देता है। ये SDS जो है, SDS एक क्या है? डिटर्जेंट है। डिटर्जेंट, ये क्या है? एक डिटर्जेंट के रूप में काम करता है। एक इसमें हेड पोर्शन होता है और एक इसमें क्या होती है? टेल होती है। टेल के ऊपर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो इस प्रकार से मॉलिक्यूल जो हैं वो इनकी जुड़ते हैं, तो इनके सबके जो नेगेटिव चार्ज है वो आपको बाहर दिखाई देते हैं। तो एम्फीपैथिक नेचर प्रकार का होता है। एम्फीपैथिक, इधर पॉजिटिव चार्ज और इधर नेगेटिव चार्ज, इसलिए इनमें एम्फीपैथिक नेचर का देखने को मिलता है। SDS, सोडियम डोडेसाइल सल्फेट, प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए यूज में लिया जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे मीडियम कौन सा? एक तो एग्रोज जेल यूज में आती है बड़े मॉलिक्यूल के लिए, और एक पॉलीएक्रिल एमाइड आती है छोटे मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए। दोनों आंसर सही है। इसका मतलब डी ऑप्शन इज द बेस्ट आंसर। ठीक है, पूरी थ्योरी जो क्लियर करने के बाद में आपको समझ में आ जाता होगा कि इनमें कौन से क्वेश्चंस आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। एग्रोज जेल इज कॉमनली यूज्ड फॉर डीएनए और आरएनए, जो बड़े साइज के मॉलिक्यूल होते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस, वाइल द पॉलीएक्रिल एमाइड इज यूज्ड फॉर द प्रोटीन। देखो, प्रोटीन के लिए मुख्य है और छोटी साइज की डीएनए या आरएनए हो, स्मॉल साइज ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, तो उसके लिए भी यूज में लिया जा सकता है। बोथ आर सुटेबल फॉर द सेपरेटिंग मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन देयर साइज के आधार पे दोनों को सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है ना, ये इसका आंसर हुआ। एक इसमें आता है कि भाई डीएनए जो है, डीएनए
और एक है प्रोटीन। उनकी साइज में बड़ा डीएनए, अपन कहते हैं कि डीएनए की साइज बड़ी होती है, प्रोटीन की छोटी होती है। कारण इनका एक तो मोलिकुलर वेट भी रहता है 650 डाल्टन, ठीक है, और इसका कितना होता है 110 डाल्टन। इसका एमिनो एसिड, प्रत्येक एमिनो एसिड का जो मोलिकुलर भार होता है, मोलिकुलर वेट होता है, वो एवरेज कितना होता है 110 डाल्टन होता है। जबकि किसी भी न्यूक्लियोटाइड का जो मोलिकुलर भार होता है वो कितना होता है 650। ये आपको याद रखने हैं, ठीक है ना, कभी हो सकता है इन फ्यूचर आपसे पूछा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखोगे, व्हाट इज द रोल ऑफ बफर इन जेल। बफर का मुख्य रोल क्या होता है। ट्रिस क्लोराइड है ना, इसका बफर जो है उसमें कौन से काम आता है। ट्रिस एक आता तो है इसमें एसिटो एसिटेट के नाम से, ट्रिस एसिटो एसिटेट ऐसे नाम से काम आता है, EDTA, ये इसमें काम आता है। एक आता है ट्रिस बोरेट और EDTA, ये इसमें बफर के रूप में मुख्य यूज में आता है। बफर अगर होगा तभी तो ये क्या करेंगे, बफर का मतलब है कि इनके अंदर आयंस की मात्रा ज़्यादा होगी। क्या होगी, आयंस की मात्रा ज़्यादा होगी। और आयंस होने चाहिए किसी भी वाटर के, किसी भी मीडियम के अंदर। जब आप इलेक्ट्रिक शॉक देते हो, करंट सप्लाई करते हो, तो आयंस ज़्यादा होंगी तो उनमें क्या होगा, मूवमेंट ज़्यादा होगा, उनमें क्या होगा, मूवमेंट होगा। और मूवमेंट के साथ में ही जो डीएनए या जो प्रोटीन होती है वो क्या होती है, अपनी सेपरेट होती है, ठीक है ना। तो ये आयंस जो है उनके फ्लो को बढ़ाते हैं, ठीक है। अब देखेंगे, टू एक्ट एज सपोर्ट मीडियम टू प्रोवाइड द नेसेसरी आयंस, देखो ये आ गया ना, टू प्रोवाइड द नेसेसरी आयंस फॉर करंट फ्लो। जो करंट फ्लो जो होता है उसके अंदर आयंस प्रोवाइड करता है, जिसके कारण से क्या होते हैं, डीएनए के इनके मॉलिक्यूल्स सेपरेट होते हैं आयंस के बेसिस के आधार पर, अपने चार्ज के आधार पर। टू स्टेन जेल टू सेपरेट द बायोमोलिक्यूल्स, इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। देखो यहां पर इसका आंसर भी दिया होगा, हाँ यहां पे देखो, एक्सप्लेनेशन, द बफर सॉल्यूशन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हेल्प टू मेंटेन द पीएच, उसकी पीएच को मेंटेन करने, प्रोवाइड द आयंस को देने के लिए, एट द कंडक्ट द इलेक्ट्रिक करंट को बनाए रखने के लिए काम आता है, नेसेसरी फॉर द मॉलिक्यूल्स टू मूव थ्रू द जेल, ठीक है ना। कोई भी मॉलिक्यूल्स, डीएनए आरएनए प्रोटीन जो होते हैं वो इनके बेसिस पे ही वो क्या करती है, जेल के अंदर मूवमेंट शो करती है। अगला क्वेश्चन नंबर देखोगे आप 4 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज मोलिकुलर वेट मार्कर। मोलिकुलर वेट मार्कर जो है वो यूज में लिया जाता है इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। वो क्यों लिया जाता है, पहली चीज तो मोलिकुलर वेट मार्कर होते क्या हैं। आपने एक सेल है, इस सेल से डीएनए को आइसोलेट किया है, इस प्रकार से डीएनए का आइसोलेट कर लिया। इस डीएनए से अपन क्या बनाएंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से पहले कट करेंगे। कट करने के बाद में रेंडमली जो फ्रेगमेंट्स बनेंगे अलग अलग साइज के, वो इस प्रकार से फ्रेगमेंट बनेंगे। ये क्या हो गए, डीएनए फ्रेगमेंट, ये डीएनए फ्रेगमेंट हो गए। अब आप क्या चाहते हो, इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को उनकी साइज के बेसिस पे आप सेपरेट करना चाहते हो। अब क्या करोगे आप इसको, अब कौन से डीएनए की साइज कितनी है, उनका मोलिकुलर वेट कितना है, वो कैसे आप पता लगाओगे। अब अपन क्या करते हैं, जेल तैयार करते हैं इस प्रकार से, ये आपने जेल तैयार कर ली। जेल तैयार करने के बाद यहां पे डालोगे, यहां पे कौन सा सैंपल डालोगे, डीएनए का मार्कर सैंपल।
सैंपल डालोगी। मार्कर सैंपल का मतलब क्या होता है, डीएनए का ऐसा खंड जिसका मोलिकुलर वेट पहले से अपने को पता हो। मोलिकुलर वेट पहले से पता हो, ऐसे डीएनए मोलिकुलर के खंडों को अपन क्या कहते हैं, मार्कर सैंपल कहते हैं। मोलिकुलर वेट मार्कर के नाम से जाना जाता है। इसमें तो अपने इसको कर दिया, इधर से नेगेटिव चार्ज है आपका और इधर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये डाल दिया। इसने क्या किया, गति करना स्टार्ट कर दिया, ये गति हो गई। साथ साथ में आपने दूसरे जो कॉलम है, दूसरा जो वेल है, इसके अंदर क्या डाला है आपने, यहां पर डीएनए जो ये सैंपल है, ये वाला डीएनए सैंपल ये डाल दिया। सैंपल जब भी डीएनए को जेल के अंदर देखना चाहते हो आप, तो इसके साथ में क्या मिलाया जाता है, ETBR, इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड इसको भी रन किया इसके साथ, तो इनके भी सैंपल जो है रेंडमली कहीं भी मूवमेंट होते रहते हैं, इस आधार पे मूवमेंट हो गई। अब इनका जो मोलिकुलर वेट है वो भार अपने को क्या है, पहले से पता है। ये जेल है और जेल के अंदर ये आपके डीएनए के खंड है पहले से, ठीक है ना, ये मार्कर वाले खंड है और वो दूसरे बैंड है। अब इनको आप क्या करोगे, स्केल से मापोगे, इसकी जो डिस्टेंस है वो स्केल से मापोगे। ये डिस्टेंस माप लोगे। अगर ये डिस्टेंस यहां पर आता है तो सपोज इसकी जो साइज है, यहां से जैसे मान लो कि इसकी साइज, इसकी डीएनए की जो खंड है इसकी साइज कितनी है, जैसे 1 KB है, तो इसकी इतनी जो साइज है सेंटीमीटर है वो इतना ऊपर आता है। ये बैंड अगर यहाँ बनता है तो ये पहले से क्या है, ग्राफ है ये, तो यहाँ बनता है, इसका मतलब यहाँ पर 2 KB का है। अगर ये यहाँ बनता है इस जगह पे तो यहाँ पर 3 KB का है, यहाँ पर बनता है तो 4 KB है, यहाँ बनता है 5 KB है और यहाँ पर अगर ये बैंड रुकता है तो 6 KB है। ये अपने को पहले से पता होता है इनका मोलिकुलर वेट के आधार पर। अब अपन क्या देखेंगे कि अपना जो खंड है वो कहाँ पे रुका है, ये वाला जो खंड है वो कहाँ पे रुका है, इनके आधार पे अपन क्या करेंगे, इनको मैच करेंगे। किससे, मार्कर से। मार्कर के बैंड की और इसकी आमना सामना देखेंगे। अगर ये जैसे मान लो यहाँ है, थोड़ा सा ऊपर गया है ये, इसका मतलब इसकी कितनी हो सकती है, यहाँ पर 6.5 KB के आसपास इसकी डीएनए की साइज रहेगी। ये एकदम बराबर रहेगा तो इसका मतलब यहाँ पर कितनी है, इसकी 5 KB साइज है। यहाँ पर ये थोड़ा इससे ऊपर है तो आप कहोगे 4.5 KB। और यहाँ पे ये जो खंड है, ये जैसे मान लो इससे थोड़ा नीचे है तो यहाँ पर ये कितना रहेगा, 500 बेस पेयर डीएनए की साइज रहेगी। इसका मतलब आप इससे कंपेयर करते हुए इसको समझना अपने को कि इसकी इतनी डिस्टेंस पे बैंड बना है तो इतना केबी का है, इतना डिस्टेंस पे बना है तो इतना केबी का है, तो इनको भी अपन इनकी बेसिस पे निकाल लेंगे। तो ये स्टैंडर्ड सैंपल हो गया अपना। ये क्या है, स्टैंडर्ड सैंपल है जिनकी अपने को मोलिकुलर वेट पहले से ज्ञात है, तो उन्हें अपन क्या कहते हैं, मोलिकुलर वेट मार्कर कहा जाता है। इनके बेसिस पर जिस डीएनए की आप मोलिकुलर वेट निकालना चाहते हो वो उनका कंपेयर करके निकाल पाओगे। तो यहाँ पर देखोगे डीएनए लेडर यूज, डीएनए लेडर, सेल स्टेन, एग्रोज और इथिडियम ब्रोमाइड। तो डीएनए जो लेडर होता है उनको यूज में लिया जाता है किसके रूप में, मोलिकुलर वेट मार्कर के रूप में। तो ये जो जितने भी ये बैंड है, ये जो डीएनए है वो कौन सा डीएनए था, ये था डीएनए लेडर, डीएनए लेडर, ये हो गया डीएनए लेडर। इसका राइट आंसर हो गया ए ऑप्शन। अब इसका उत्तर देख लेते हैं, इसमें क्या दिया है, डीएनए ये दिया है। देखो एक्सप्लेनेशन में ए डीएनए लीडर, देखो ये आ गया ना, हाँ, डीएनए लीडर इज कॉल्ड ए मोलिकुलर वेट मार्कर कहलाता है। कंटेन डीएनए फ्रेगमेंट, इनमें क्या होता है, डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं जिनकी साइज पहले से हमें पता होती है।
नॉन साइज होती है, विच आर यूज्ड टू एस्टिमेट द साइज ऑफ अननोन डीएनए। अननोन जो डीएनए अपने सैंपल डाला है उसकी साइज को इसके साथ में कंपेयर करके अपन क्या कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि अपने जो डीएनए बनाए, खंड बनाए हैं, उनकी साइज भी इतने के आसपास होगी जितनी किसकी होगी, डीएनए लेडर की होगी। ठीक है ना, तो ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, what is the role of ethidium bromide in gel electrophoresis। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में इसका मुख्य रोल जो है वो क्या है। पहली बात तो ये क्या है, एक डाई है, डाई है जो खास तौर से डीएनए आरएनए को स्टेन करता है, डीएनए को क्या करता है, स्टेन करने के लिए काम में लिया जाता है। कलर दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा है, थोड़ा सा डार्क ले लेते हैं। स्टेन करने के लिए यूज में लिया जाता है। दूसरी चीज, ये क्या करते हैं, जो डीएनए का खंड होता है ये इस प्रकार से, ये डीएनए के खंड है और डीएनए के क्या है, नाइट्रोजन बेसिस है, नाइट्रोजन बेसिस है। ये क्या करेंगे, इनके बीच में आके फंस जाएंगे। कहाँ पे, दो नाइट्रोजन बेसिस के बीच में आकर ये क्या करते हैं, फंस जाते हैं यहाँ पर, या कि यहाँ पर फंस जाएंगे इस प्रकार से, इनके बीच में। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, इंटरकैलेटिंग एजेंट। ये किस प्रकार की डाई है, इंटरकैलेटिंग एजेंट प्रकार की डाई होती है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखना, इथिडियम ब्रोमाइड किस प्रकार की है, इंटरकैलेटिंग एजेंट है, दो नाइट्रोजन बेसिस के बीच में जाके फंसती है। ये क्या करती है, म्यूटेशन, डीएनए में म्यूटेशन कर सकती है। ठीक है ना। अब जैसे ये आपने जेल चला दी, जेल डीएनए के साथ में इसको मिक्स कर दिया। अब जेल को आपने जो जेल बनाई है यहाँ पर, इस जेल के अंदर डीएनए का जो बैंड है वो इस प्रकार से है, आपको पता नहीं है कहाँ है, लेकिन उसमें डीएनए के बीच में क्या फंसे हुए हैं, बीच में इथिडियम ब्रोमाइड के मॉलिक्यूल है। अब इस जेल को आप किसकी प्रेजेंस में देखोगे, आप यूवी लाइट, इसको यूवी लाइट की प्रेजेंस में जब आप देखोगे इस जेल को, तो आपको ये जो बैंड है वो लाइट इमिट करते हुए दिखाई देंगे। डीएनए के कौन सी लाइट में दिखाई देंगे ये बैंड, अब ऑरेंज। तो इथिडियम ब्रोमाइड जो है अल्ट्रावायलेट की प्रेजेंस के अंदर कौन सी लाइट देती है, ऑरेंज लाइट देती है। इथिडियम ब्रोमाइड का शायद जो अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्ब करती है वो लगभग 430 के आसपास करती है, 430 नैनोमीटर, देख लेना एक बार इसको ना, 430 नैनोमीटर के आसपास लाइट को एब्जॉर्ब करती है। ये हो गया। तो सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट, विजुअलाइज द डीएनए आफ्टर द इलेक्ट्रोफोरेसिस और प्रोवाइड द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो विजुअलाइजेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद में डीएनए को देखने के लिए जो काम आती है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर इथिडियम ब्रोमाइड को यूज में लिया जाता है। एक्सप्लेनेशन में आप देखोगे यहाँ पर, इथिडियम ब्रोमाइड इज डाई दैट इंटरकैलेट्स, ये क्या है, इंटरकैलेटिंग एजेंट है, एक इंटरकैलेट्स बिटवीन डीएनए बेसिस, दो डीएनए के बेसिस के बीच में इंटरकैलेटिंग एजेंट के रूप में काम करता है। अंडर अल्ट्रावायलेट लाइट, यूवी लाइट के प्रेजेंस में इट फ्लोरोसेंस, मतलब लाइट इमिट करती है, इन फ्लोरोसेंस विजुअलाइजेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, डीएनए फ्रेगमेंट को दिखाने के लिए क्या करती है, लाइट इमिट करती है इन आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस, कंप्लीट करने के बाद में। ठीक है ना, तो ये इसका राइट आंसर होगा। आगे आप देखोगे 6 नंबर, द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विच डायरेक्ट डू नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल टू मूव। डीएनए के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, टुवार्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये किधर मूव करते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर। टुवार्ड द नेगेटिव, ये तो मतलब ही नहीं है। दे डू नॉट मूव
दे मूव रेंडमली, ये कहाँ जाते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर मूवमेंट करते हैं, क्योंकि जो डीएनए और आरएनए जो होते हैं उनके ऊपर ऑलरेडी कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेट ग्रुप इन डीएनए बैकबोन, डीएनए की बैकबोन के अंदर फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है। जो फॉस्फेरिक एसिड जो होता है उसकी प्रेजेंस के कारण से इसमें कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और इसीलिए ये क्या करता है, पॉजिटिव डीएनए की ओर, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर मूवमेंट शो करते हैं। इसीलिए तो ये क्या होते हैं, डीएनए जो इंटरेक्ट करते हैं वो किसके साथ में करते हैं, हिस्टोन प्रोटीन के साथ में, हिस्टोन प्रोटीन। यूकैरियोट्स में जो प्रोटीन होती है हिस्टोन प्रोटीन, ऑक्टामर जो होता है उनके ऊपर डीएनए जो है वो लिपटा हुआ रहता है। हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो कैसी प्रोटीन होती है, बेसिक प्रोटीन होती है। इनके ऊपर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और डीएनए है वो नेगेटिव होता है। इसलिए डीएनए बेसिक प्रोटीन जो हिस्टीन है, जो हिस्टोन है उसके ऊपर लिपटा हुआ रहता है। यहाँ पर जैसे आप देखोगे यहाँ पर ये डीएनए है, H2A, H2B, H3H4, ये क्या है, हिस्टोन प्रोटीन की 4 प्रोटीन है, प्रत्येक की 2-2 कॉपी होती है, तो ये कैसी होगी, 8 प्रोटीन। इसे बोलते हैं ऑक्टा हिस्टोन, ऑक्टा हिस्टोन। इनके ऊपर डीएनए जो है वो लिपटा हुआ इस प्रकार से रहता है, यहाँ पर ये डीएनए लिपटा हुआ रहता है। बेसिक प्रोटीन जो हिस्टोन है इनमें कौन से एमिनो एसिड्स की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, लाइसिन और आर्जिनिन, लाइसिन एंड आर्जिनिन। ये कैसे होते हैं, दोनों पॉजिटिव या बेसिक एमिनो एसिड्स होते हैं। तो ये बात हुई अपने डीएनए की। इसका एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा देख लो आप। डीएनए एंड आरएनए मॉलिक्यूल नेगेटिवली चार्ज ड्यू टू देयर फॉस्फेट बैकबोन, ठीक है ना, फॉस्फेट बैकबोन के कारण से इनमें नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। सो दे मूव टुवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। इलेक्ट्रिकल करंट इज अप्लाइड ड्यूरिंग द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्योंकि ये करंट की उपस्थिति में ये टेक्निक है वो परफॉर्म की जाती है। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे यहाँ पर 7 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली एनालाइज बाई जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा मुख्य रूप से आप क्या चाहते हो, सिर्फ आप इतना चाहते हो कि जो डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन है उनको उनकी साइज के अनुसार, साइज और चार्ज के आधार पर अलग करना चाहते हो, अलग करना चाहते हो, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो प्रोटीन हो गई, लिपिड हो गई और न्यूक्लिक एसिड। मुख्य रूप से जो है इसका उद्देश्य वो क्या है, न्यूक्लिक एसिड को सेपरेट करना होता है, जिसमें से डीएनए और आरएनए होता है। लेकिन पॉलीएक्रिल एमाइड अगर आप जेल चेंज कर दोगे तो प्रोटीन को भी सेपरेट किया जा सकता है। देखो एक्सप्लेन में देखोगे आप, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए और आरएनए। थॉट इट इज ऑल्सो अंडर यूज फॉर प्रोटीन इन सर्टेन कंडीशंस, कुछ कंडीशन में प्रोटीन को भी सेपरेट आप इससे कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आप देखोगे 8 नंबर, व्हाट हैपन व्हेन ए जेल स्टेन्ड विद डाई लाइक एज द इथिडियम ब्रोमाइड। जब जेल को इथिडियम ब्रोमाइड से आप स्टेन करते हो तो क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दे डाई बाइंड टू प्रोटीन, दे डाई बाइंड टू जेल, डाई बाइंड टू डीएनए एंड फ्लोरोसेंस, और लाइट इमिट करती है प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट। तो ये इसका सेंटेंस है वो सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ये पूरी चीज़ें मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। द डाई एनहांस द करंट फ्लो, इसका कोई मतलब नहीं है।
ऐसी टेक्निक्स में से इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाए तो शायद आपसे गलत नहीं होंगे, ठीक है ना, अगर आपने अच्छे से इसको समझ लिया तो। यहाँ पर इथिडियम ब्रोमाइड बाइंड टू डीएनए एंड व्हेन एक्सपोज टू अल्ट्रावायलेट, जब अल्ट्रावायलेट दी जाती है, फ्लोरोसेंस अलाउ विजुअलाइजेशन ऑफ डीएनए बैंड इन द जेल, और डीएनए को दिखाने के लिए यूज में ली जाती है। किस कलर में दिखाई देती है, तो आप कहोगे ऑरेंज कलर, ऑरेंज, रेड या पिंक, मुख्य ऑरेंज, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप देखोगे 9 नंबर, व्हाट इज डिटरमाइन द स्पीड ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल। जेल के अंदर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर जब कोई भी मॉलिक्यूल आप डालते हो, उस मॉलिक्यूल की जो स्पीड है वो किस पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। स्पीड, कितनी गति से वो आगे मूवमेंट करेगा, कितनी गति से डीएनए नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर मूवमेंट करता है, वो कौन डिसाइड करता है, ठीक है। द टाइप ऑफ डाई, इसका तो मतलब ही नहीं, डाई तो क्या डिसाइड करेगी। साइज ऑफ मॉलिक्यूल, ये तो डिपेंड करता है। द टेम्परेचर ऑफ द जेल और वोल्टेज ऑफ अप्लाइड। इसमें मुख्य रूप से जो स्पीड माइग्रेशन की डिपेंड करती है वो साइज के ऊपर डिपेंड करती है। छोटी साइज का मॉलिक्यूल होगा तो वो फास्ट मूवमेंट शो करेगा। एक्सपीरियंस में देख लो इसको। स्मॉलर मॉलिक्यूल, छोटी साइज के जो मॉलिक्यूल होते हैं, फास्टर मूव फास्ट थ्रू द जेल मैट्रिक्स बिकॉज दे इनकाउंटर लेस रेजिस्टेंट, उनको कम चांस में रोका जाता है। वाइल लार्जर मॉलिक्यूल्स आर मूव स्लोअर, बड़े मॉलिक्यूल होते हैं वो फंस जाते हैं, इसलिए वो धीरे धीरे मूवमेंट शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच टाइप ऑफ जेल कॉमनली यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स। डीएनए फ्रेगमेंट, डीएनए फ्रेगमेंट के बड़े मॉलिक्यूल जो होते हैं, बड़े खंडों को अगर आप सेपरेट करना चाहते हो तो कौन सी जेल आप यूज में लोगे। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर आप लोग बता के जाओगे लास्ट का, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ता हूँ 10 नंबर का क्वेश्चन, कि 10 का आप रिप्लाई करोगे कि डीएनए के बड़े मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए कौन सी जेल को मोस्टली यूज में लिया जाता है। तो आप लोग जरूर रिप्लाई करके जाएंगे। सभी स्टूडेंट्स जो भी वीडियो को देखेंगे इसका रिप्लाई करके ही आपको जाना है। और कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, वो भी अपना रेस्पॉन्स देके जाइए। आज के लिए अपनी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।